हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हमने कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स के वन शॉट रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है इन डिफरेंट पार्ट्स। वो इसीलिए क्योंकि हर एक पार्ट में एक स्पेसिफिक कंसेप्ट को डील किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया है। तो उसके पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम उस नॉलेज को अप्लाई करना शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा होगा एमसीक्यूज ऑफ बिगिनर्स लेवल। ओके, सो बिगिनर्स लेवल मतलब यहां पे थोड़े से बेसिक एमसीक्यूज होंगे, कुछ ऐसे भी लगेंगे जो बहुत इजी है। तो बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यूज में वैरायटी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। कई जगह ऐसा है जहां आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन सिमिलर है, बट क्वेश्चन सिमिलर ना होके ऐसा होगा कि बाय चांस पूछा है ए और ऑप्शन में दिया होगा उसका आंसर बी। कई जगह पे बी क्वेश्चन में दिया होगा और ए को ऑप्शन में दिया होगा। थोड़े से वैरायटी में चेंज है, तो उनको हम साथ में लेते हुए हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करते हुए यहां पे चलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सारी चीजों के 100% कंप्लीट लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। और खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेशनल साइंस ओलंपियाड केमिस्ट्री के कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स के एमसीक्यूज का बिगिनर लेवल। सबसे पहला क्वेश्चन, द वेराइटी ऑफ कोल हैविंग हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। ये चीज हमें याद होनी चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है कि हाईएस्ट कार्बन कंटेंट जो है वो एंथ्रासाइट में होता है। चेक करते हैं, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने रिवीजन के टाइम पे पढ़ा था, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्यूटेन। चलिए आंसर चेक करते हैं, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज। इनमें से सबसे स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन सा है? सबसे स्टेबल, दैट इज डायमंड। चलिए चेक करते हैं आंसर को। ये याद करने वाले फैक्ट वाली चीजें हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आप भूल रहे हो या छोड़ रहे हो, तो यहां से उन आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स बना के अपनी कहीं कॉपी में नोट करते जाइए। सो डायमंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Graphite is used as a lubricant in machines because it is a good conductor of electricity। क्या इसीलिए वो machines में यूज होता है? बिल्कुल भी नहीं। It has a high melting point and slippery layers। इसका melting point जो होता है वो ज्यादा होता है। अगर इसका melting point हाई नहीं होगा तो वहां ये पिघल पिघल के नीचे गिरने लगेगा। अगर क्योंकि machines तो जो होती हैं वो गर्म होती है ना, धीरे धीरे काम करती हैं जब वो। और आगे लिखा हुआ है स्लिपरी लेयर्स, मतलब चिकनी होती है उसकी लेयर्स, वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है। एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और दूसरी चीज वो स्लिपरी होता है, इस कारण उसको मशीन्स में एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। इट्स डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम, डेंसिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग से क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो स्लिपरी चाहिए, है ना। तो सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट वाली चीज नहीं, हमें स्लिपरी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले रीजन के कारण, नेचर के कारण उसको एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है मशीन्स में। चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं। यस, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा एलोट्रोप ऑफ कार्बन ऐसा है जो एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है? सो इनमें से वो है ग्रेफाइट। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं हमें क्योंकि वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। आगे, Which of the following is not considered as crystalline allotrope of carbon? इनमें से क्रिस्टलाइन कौन सा नहीं है? देखिए, कोल क्रिस्टलाइन नहीं है, डायमंड क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है, फुलरीन क्रिस्टलाइन है। ये सारे क्रिस्टलाइन है। हमने पढ़ा है 2 फॉर्म्स होते हैं इसके, जैसे क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन में हमारे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन आते हैं, एमॉर्फस वाले में कोल जाता है। तो कोल इज नॉट क्रिस्टलाइन, तो कोल ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए एंड ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which form of carbon is found in गोलकुंडा माइंस ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका में गोलकुंडा माइंस में यहाँ पे इनमें से कौन सा एलोट्रोप मिलता है कार्बन का? ये एक सोशल ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा एक मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होना चाहिए डायमंड। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, 7th का ए करेक्ट है। नेक्स्ट, लेड पेंसिल्स कंटेन। लेड पेंसिल्स में क्या प्रेजेंट होता है? लेड पेंसिल, वो लेड भी ना बोलें, इसको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे लीड पेंसिल। लेड ना प्रोनाउंस करें,
लीड पेंसिल कंटेन, लीड वाली पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। लीड तो पॉइजन, ये है लेड, वो है लीड। लीड पेंसिल मतलब जिनमें लीड होती है, और ये वाला जो लेड है ये है एक एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है ना लेड, ये पॉइजनस होता है। इनको पेंसिल्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि जनरली पेंसिल्स बच्चों के भी यूज में आती हैं, बच्चे लिखते हैं उससे, ठीक है। तो पॉइजनस चीजों को उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता सीधा, तो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है लीड पेंसिल्स में। जो पेंसिल के अंदर की लीड होती है उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, 8th का ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, इनमें से सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या है? अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो होती है वो मेनली होती है मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ऑप्शन ए। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सारे अभी तक फैक्चुअल क्वेश्चंस चल रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड्स में फैक्ट वाली चीजें ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट, which form of coal is preferred in domestic use, is the preferred domestic fuel? इनमें से कौन सा फॉर्म ऐसा है जो प्रेफर्ड डोमेस्टिक फ्यूल है, मतलब घरों में यूज किए जाने वाला फ्यूल है इनमें से? सबसे अच्छा जो हमारा कोल है दैट इज एंथ्रासाइट। इसको घरों में यूज किया जाता है कुकिंग वगैरह के पर्पस के लिए, तो एंथ्रासाइट ए इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ए करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय, इनमें से कौन सी प्रोसेस से पेट्रोलियम रिफाइन किया जाता है? सिंपल डिस्टिलेशन, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा सिंपल डिस्टिलेशन से। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल सही है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पता है क्या होता है? कोल में से आप जब कोक, कोल टार, कोल गैस, कोल के कंपोनेंट्स को जब आप अलग करते हो ना, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस से अलग करते हो। तो ये कोल के लिए है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम के लिए है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग, कट करने के लिए और ड्रिल करने के लिए एक एलोट्रोप यूज होता है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि डायमंड को हम कट और ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं। क्यों? एक तो डायमंड बहुत शार्प होता है तो वो कट करने के लिए यूज होता है, और ड्रिल क्यों? क्योंकि ये एक पुअर कंडक्टर, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। डायमंड जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये आगे मशीन्स में लगा के और फिर रॉक्स को ड्रिल करने में यूज होता है डायमंड। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The variety of coal used as old house coal is, इनमें से old house coal की तरह किसको यूज किया जाता है? इसको बिट्यूमिनस। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहीं पे बुलेट पॉइंट्स बना के इनको लिखते जाओ ताकि 1 मिनट रिवीजन जो आप आखिरी में अपनी कॉपी से करेंगे उस टाइम का आपको याद रहे कि ओल्ड हाउस कोल को बिट्यूमिनस कोल बोला जाता है। ओके, चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, When petroleum is heated, the vapors contain mainly, जब पेट्रोलियम को हीट किया जाता है तो मेनली वेपर्स में क्या मिलता है? पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर, क्योंकि केरोसिन, डीजल, मशीन ऑयल ये तो लिक्विड बन बन के अलग अलग हो जाते हैं। जो मेन फिर वेपर में ऊपर पहुंचता है वो पेट्रोलियम ईथर होता है। आंसर चेक करते हैं। यस, हमारा बी करेक्ट है। आगे, Which of these substance is made from coal? इनमें से कौन सी चीज कोल की बनी है? मैंने अब भी नाम लिया था उस चीज का। पेपर बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कोक, कोक नाम याद लिया था मैंने, कोक, कोल टार, कोल गैस, तो कोक करेक्ट है, आयरन और लैक्टोज गलत है, तो सही होना चाहिए बी ऑप्शन कोक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉफ्ट ब्राउन कोल माइंड इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड डैश कोल, इनमें से कौन सा कोल ऐसा है जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में माइन किया जाता है? दैट इज लिग्नाइट कोल। ओके, सो चलिए लिग्नाइट ऑन आंसर चेक करते हैं। ओके, लिग्नाइट इज करेक्ट। आगे अब आता है विच ऑफ दीज फ्यूल्स इज स्मोकलेस, इनमें से कौन सा फ्यूल ऐसा है जो स्मोकलेस है, जिसमें से स्मोक नहीं निकलता? अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये वैसे हमने पढ़ा भी हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। 8th क्लास में एक चैप्टर था कोल एंड पेट्रोलियम, वहां पे भी ये पॉइंट होगा
कि कोल, वुड, पैराफिन और कोक में से कोक एक ऐसा फ्यूल है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, और सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट और बाकी चीजें कम है, 98, 99, 98 to 100% तो ये कार्बन होता है, तो ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। अगर आप इसको अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई में बर्न करवाएंगे तो कोक स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा, दिस इज स्मोकलेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन पेट्रोल बर्न्स केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू डैश एनर्जी। जब पेट्रोल को बर्न किया जाता है तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? बहुत सिंपल, हीट एनर्जी। बर्निंग में हीट निकलती है क्योंकि। तो अभी ये देखिए, आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, the process in which a substance combines chemically with the oxygen above its ignition temperature with the evolution of large amount of heat and light in a very short time। कम टाइम में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना। स्लो कंबशन नो, कंप्लीट कंबशन बिल्कुल नहीं, स्पॉन्टेनियस बिल्कुल भी नहीं, रैपिड, रैपिड मतलब तेज, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ओके ये भी क्वेश्चन आपने कहीं 8th क्लास के आसपास पढ़ा होगा, जो टाइप्स ऑफ अपना कंबशन एंड फ्लेम नाम का एक चैप्टर था। स्लो कंबशन जो धीरे धीरे होता है, कंप्लीट जिसमें पूरा कंबशन, स्पॉन्टेनियस अपने आप आग लगना, रैपिड मतलब तेजी से आग लगना, कम टाइम में ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना। ओके सो 19th का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैच द कॉलम विद कॉलम 2। चलिए यहां पे हम लिखते जाते हैं ए, बी, सी और डी में। चलिए ए क्या है? सॉलिड फ्यूल। इनमें से सॉलिड क्या है? पैराफिन वैक्स, ए। सो पैराफिन वैक्स सॉलिड होती है। लिक्विड फ्यूल, इनमें से लिक्विड है केरोसिन। फिर नेक्स्ट आता है गैसियस फ्यूल इन कुकिंग, गैसियस फ्यूल इन कुकिंग, गैसियस फ्यूल यूज्ड इन, कहां पे कुकिंग में गैसियस फ्यूल यूज होता है? एलपीजी, एलपीजी यूज होता है कुकिंग में गैसियस फ्यूल, है ना। सो हमारा यहां हो गया ऑप्शन 1। और ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज होता है, गाड़ियों वगैरह में कौन सा इनमें से यूज होता है? सीएनजी। अगर आपको याद हो ये चीज पढ़ाई गई थी कि जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ियों में यूज होती है, कारों में लगती है, ऑटो में लगती है। ओके सो D2 ये हमारा हो गया। चलिए आंसर चेक करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? A3, B4, C1, D2। A3, ए का एक ही A3, A3, B4, C1, D2, A3, B4, C1, D2 हमारे आंसर से मैच होता हुआ ऑप्शन सी। चलिए चेक करें, यस ऑप्शन सी देखिए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A dilute solution of ethanoic acid in water is called, dilute solution of ethanoic acid, ethanoic acid को पानी में मिला के एक dilute solution बना दो, बन गया विनेगर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके चलिए चेक करें, सही है। ओके आगे, The gas evolved when ethanoic acid reacts with sodium carbonate। जब एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट होगा, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार ये चीज पढ़ी हुई है कि हमेशा किसी भी कार्बोनेट से अगर एसिड रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन ए सही है। ओके चलिए नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, लंबे लंबे चेन के कंपाउंड्स बनाने की एबिलिटी क्या होती है? कैटेनेशन। सीधा सीधा, कोई दूसरे ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, कैटेनेशन, है ना। कार्बन से कार्बन को लिंक कर करके लंबी चेन बना लेना, ये कैटेनेशन होता है, हमने सब पढ़ा हुआ है। 23 का डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The type of reaction shown by unsaturated hydrocarbon is unsaturated, जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हो या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हो, इनमें से वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? खास तौर पे अनसैचुरेटेड मैंने आपको बताया है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आके ऐड वहीं पे हो सकती है जहां स्कोप हो बॉन्ड टूट के खुलने का, जहां बॉन्ड टूटेगा और खुलेगा और फिर नए कंपाउंड्स को या नए एलिमेंट्स को, अपने नए एटम्स को ऐड कर लेगा खुद में, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब वहीं पे तो स्कोप होगा ना, देखो भाई ये है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कार्बन के एक बॉन्ड को यहां तोड़ूं और यहां पे नए बॉन्ड ओपन कर दूं। ये तो तभी हो सकता है जब डबल या ट्रिपल हो। अब ऑलरेडी जब हर जगह पे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सब ये एडिशन रिएक्शन कहां होगी? तो खास तौर पे अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन होती है। चलिए चेक करते हैं 24th का सी, 24th का सी।
प्योर इथेनॉल इज ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ, प्योर इथेनॉल को एक नाम दिया जाता है, बड़ा अच्छा सा नाम दिया जाता है प्योर इथेनॉल को, हमने बहुत बार ये चीज पढ़ी हुई है, उसका नाम है एब्सोल्यूट अल्कोहल। प्योर इथेनॉल इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। चलिए आंसर चेक करते हैं, 25th का सी, 25th का सी करेक्ट है। चलिए आगे, द IUPAC नेम ऑफ CH3 होल थ्राइस CCH डबल बॉन्ड CH2। चलो भाई बनाते हैं इसको। अब देखो यहां से शुरू करते हैं, CCH CH2, ये ब्रैकेट में दिया है ना CH3, और वो भी CH3 होल थ्राइस, इसका मतलब ऐसे 3 CH3 यहां जुड़े हुए हैं, इस तरीके से 3 CH3 जुड़े हुए हैं। अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड वहां पे दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखो थर्ड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, थर्ड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल और मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट, एक डबल बॉन्ड है और वो भी पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन। अब बताओ ये नाम कहीं हमारे ऑप्शंस में से मैच हो रहा है, हेक्स 1 इन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, सीधा सीधा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। चलिए आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज नोन एज, एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला जाता है। देखो विनेगर में 2 कार्बन वाला एसिड होता है जिसका नाम होता है इथेनोइक एसिड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये हमारा इथेनोइक एसिड है जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। अब ये कहां दिख रहा है इथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी में। चलिए आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन आर, बेंजीन में कितने सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, चलिए चेक करते हैं। सो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम सबसे पहले, ये हमने बेंजीन बना दिया, ओके चलिए आप काउंट करें बॉन्ड्स को, सिंगल बॉन्ड्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे सिंगल बॉन्ड हैं और डबल कितने हैं, एक ये है 1, एक है 2 और एक है 3, और 3 हमारे डबल बॉन्ड्स हैं, ओके 3 हमारे डबल बॉन्ड्स, 9 सिंगल बॉन्ड्स 3 डबल बॉन्ड्स, एक ही ऑप्शन है 9 वाला, है ना। सो 9 सिंगल एंड 3 डबल बॉन्ड्स, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। चलिए मैच करते हैं आंसर को, यस देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड, इनमें से कौन सा एक एल्डिहाइड है। तो हम एल्डिहाइड क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये वाला जो है ये एक कीटोन है, ओके ये HCHO, ये एक एल्डिहाइड है, बाकियों को भी देख ही लेते हैं एक बार। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला कीटोन है, फिर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके तो एल्डिहाइड कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, सीधा सीधा। चलिए चेक करते हैं, 29th का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, Which of the following functional group represents a ketone, इनमें से कीटोन को कौन रिप्रेजेंट करता है, C डबल बॉन्ड O, सीधा सीधा हमारा ऑप्शन बी, बिना किसी दूसरी सोच के, ओके ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ऑप्शन बी है भी सही। चलिए आगे, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, अब फिर से काउंट करने हैं बॉन्ड्स को। चलिए तो C2H6, ये हमारा H6 हो गया और ये हो गया C2, ओके। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड्स हो गए ये हमारे, 7 सिंगल बॉन्ड्स। तो क्या पूछा है उन्होंने, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स, 7, ये है ऑप्शन बी 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि यहां पे 7 दिख रहे हैं ना कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो करेक्ट आंसर 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए बी। अब मैं इसको क्लियर करके आंसर चेक कर रहा हूं, देखो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन में कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, ओके तो 32 का ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज, इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन फॉर्म है? क्रिस्टलाइन। हमने अमोर्फस देखा था उस टाइम पे कोल, जो नॉट क्रिस्टलाइन था। क्रिस्टलाइन इनमें से कौन सा है? हमारा चारकोल। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज एक हमारा चारकोल है, कोक है, ये तो है नहीं, कोक भी नहीं है, ये है COAl कोल, ये भी नहीं है, डायमंड। डायमंड करेक्ट है। चारकोल, कोक, कोल, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स नहीं है, अमोर्फस है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which amongst the given pair of compounds does not form the homologous series? इनमें से homologous series कौन फॉर्म नहीं कर रहा? कौन कौन कर रहा है देखते हैं। OH OH homologous series है ना, ये तो homologous series है। OH OH, CHO CHO, ये भी एक ही homologous series के दो कंपाउंड्स हैं। COOH COOH, ये भी एक ही homologous series के कंपाउंड्स हैं। एक है OH, एक है CHO। ये वाला ऑप्शन डी है जो कि होमोलोगस सीरीज के, एक होमोलोगस सीरीज के नहीं है, अलग अलग होमोलोगस सीरीज के। सो विच अमंग्स द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड डज नॉट फॉर्म होमोलोगस सीरीज इज ऑप्शन डी। चलिए चेक करें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ओनली और कोल, कोल तो एकदम ही रिजेक्ट कर दो। ऑप्शन बी सही होना चाहिए। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड्स? कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में सही क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नो। आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर, नहीं। मोस्टली इनसोल्यूबल होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिल्कुल नहीं, ये तो आयनिक कंपाउंड है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाला। आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर डैश कंडक्टर्स, आर बैड कंडक्टर्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनमें तो आयंस नहीं होते ना किसी भी चीज को फ्लो वगैरह कराने के लिए, तो दे आर बैड कंडक्टर्स। ऑप्शन चेक करते हैं, बी करेक्ट है, बैड। ओके, नाउ 38, बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। बकमिंस्टर फुलरीन किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। चलिए चेक करते हैं, कार्बन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, in diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms to form, एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड है, क्या बनाने के लिए? चलिए देखते हैं। a hexagonal array, a rigid 3-dimensional structure, a structure in the shape of football, a structure of a ring। ये a rigid 3-dimensional structure होना चाहिए, जिसका 39th का बी। चेक करते हैं, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्योंकि डायमंड जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन? कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बिना किसी दूसरी सोच के आंसर डी टिक करिए, दैट इज 4। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 कार्बन उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। चलिए चेक करते हैं, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The allotrope of carbon which is a good conductor of heat and electricity, इनमें से कौन सा allotrope of carbon ऐसा है जो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का? That is graphite। चलिए चेक करते हैं, yes, 41st का हमारा बी सही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन? कार्बन के कितने एटम्स होते हैं जो बकमिंस्टर फुलरीन को फॉर्म करते हैं? 60। वैसे आपको एक बात बता दें, 260, 280, 300, 500 तक फुलरीन जाते हैं, बट उनको बकमिंस्टर नहीं बोलते हैं। ओके, उनको नॉर्मल फुलरीन या बकी बॉल्स बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। डायमंड इज डैश एंड डैश इन नेचर। डायमंड का नेचर कैसा है? स्मूथ और स्लिपरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हार्ड और क्रिस्टलाइन? बिल्कुल, डायमंड हार्ड होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना। स्मूथ, नॉन स्लिपरी, स्मूथ तो है ही नहीं ना, स्मूथनेस तो हमें देनी ही नहीं है डायमंड को, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए, दैट इज हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा एक कार्बन का एलोट्रोप है? फुलरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारे ही एलोट्रोप्स है कार्बन के। सो ऑल ऑफ देम
करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following characteristics does not comply with all non-polar covalent substances? में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स के कैरेक्टर को नहीं बताता? इनमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जो कोवैलेंट कंपाउंड्स के मतलब सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स वो चीज फॉलो नहीं करते, कुछ करते हैं पर सारे नहीं करते। सो डू नॉट अंडरगो आयनाइजेशन, ये तो सारे फॉलो करते हैं, एक भी कोवैलेंट कंपाउंड आयन नहीं बनाता, ये सही है। सोल्यूबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सारे हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी नॉन पोलर कोवैलेंट सब्सटेंसेस ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सोल्यूबल होते हैं, ये भी सही है। एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट, अब ये गड़बड़ है। नॉन पोलर कोवैलेंट जरूरी तो नहीं कि सारे गैसियस हो, लिक्विड भी होते हैं नॉन पोलर आपके कोवैलेंट सब्सटेंसेस, तो ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर हो सकता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये भी बिल्कुल सही है, ये सब फॉलो करते हैं, बट इनने बोला है डू नॉट कंप्लाई, जो ऐसा है जो सबके साथ मतलब सबके ऊपर ये लागू नहीं हो रहा है, तो वो ये वाला है एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट, क्योंकि कुछ लिक्विड्स भी होते हैं कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक, ऑप्शन सी सही है। आगे, कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन आर, इनमें से कौन सा कार्बन का कंपाउंड है? मीथेन कार्बन से बनी है, बायोगैस कार्बन से बनी है, सीएनजी, तीनों चीजें ऑर्गेनिक हैं, तो ऑल ऑफ दीज 46 का होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन फॉर्म्स डैश मॉलिक्यूल, क्लोरीन कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है? डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक। डायटोमिक मतलब दो एटम्स वाला, मोनो मतलब एक, ट्राइएटॉमिक मतलब तीन, और टेट्राएटॉमिक का मतलब होता है 4 एटम्स वाला। क्लोरीन को हम ऐसे लिखते हैं Cl2। अब आप देखिए कौन सा फॉर्म हो रहा है, 2 एटम्स वाला, सो डायटोमिक शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए मैच करके देखते हैं। यस, 47 का ए करेक्ट है। फिर आगे, सोप्स आर, अब सोप्स इनमें से क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं। पार्शियली बायोडिग्रेडेबल, ऐसा कि मतलब आधा डिग्रेड हो जाए आधा पड़ा रहे, नो। सोप्स बायोडिग्रेडेबल, सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि ये सिंपल लॉन्ग चेन्स होते हैं, इनमें ब्रांचिंग कम होती है, तो सोप्स जो है वो नेचर में आराम से डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Adding dyes and making ethanol unfit for drinking is called, आप डाइज कलर्स वगैरह को ऐड करके इथेनॉल में उसको अनफिट बनाते हो पीने के लिए, तो क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? डीनेचरेशन, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, ये बिल्कुल सही है। डिकम्पोजिशन गलत, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी नहीं है, और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तो इंटरमिक्सिंग होती है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, यहां कहीं वाटर का रिमूवल तो हो नहीं रहा है। फिर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का सड़ना, तो डिकम्पोज नहीं हो रहा है यहां पे अल्कोहल, हम सिंपली उसमें कलर डाल के अल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बना रहे हैं, तो उसको सही मायने में डीनेचरेशन ही बोला जाएगा, क्योंकि हम अल्कोहल को उसके नेचर से चेंज कर रहे हैं, पलट रहे हैं। सो डीनेचरेशन शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट, Which of the following statements about graphite and diamond is true? इनमें से डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में क्या सही है? They have the same crystal structure, बिल्कुल गलत, दोनों के क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। They have the same degree of hardness, बिल्कुल नहीं, डायमंड ज्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट कम है। They have the same electrical conductivity, नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायमंड की नहीं है, ग्रेफाइट की है। They can undergo the same chemical reaction, बिल्कुल सही, ये केमिकल रिएक्शन एक जैसी फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों प्योरली कार्बन के बने हुए हैं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही प्योरली ही कार्बन के बने हुए हैं, तो ये क्या शो करेंगे? ये केमिकल रिएक्शन एक जैसी ही शो करेंगे। ओके, सो दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यूज जो है बिगिनर्स लेवल के वो इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। ओके, अब अगर आपको देखिए, वैसे यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की, पर अगर आपको बाय चांस प्लेलिस्ट वगैरह को सर्च करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जाके एंटर क्लिक करें, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, ऊपर सर्च कोर्सेज में आप सीधा ओलंपियाड डाल दें, नेशनल साइंस ओलंपियाड भी डाल सकते हो या ओलंपियाड डाल दो। जैसे ही ओलंपियाड डालोगे तो आपके
सामने जितने भी ओलंपियाड्स हैं सारे ओपन हो जाएंगे। यहां इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, जनरल नॉलेज ओलंपियाड और नेशनल साइंस ओलंपियाड के आपके थंबनेल्स आपको दिख रहे हैं। अब आप जैसे नेशनल साइंस ओलंपियाड का केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इसका है ना पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा, जहां नीचे पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे और यहां सारे वीडियोस जो है वो सीक्वेंस में ऑर्डर में जमे हुए हैं। यहां कोर्स की डिटेल दी हुई है और यहां चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब आपको जिस भी चैप्टर का ओलंपियाड का वीडियो जितनी बार भी देखना है आप उतनी बार उस चैप्टर के वीडियो को देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री में। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स का देखना है तो उसमें 5 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके लास्ट वीडियो पे जो भी आपको वीडियो देखना है आप उस पे वॉच नाउ पे क्लिक करके अपना वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक किया, एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें वीडियो होगा और आगे वॉच नाउ लिखा होगा। वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा, आप प्ले करके वीडियो को देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में सारे कंटेंट को, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारी बुक्स को हिंदी मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज में सारा कवर किया हुआ है। जो वो भी 100% क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी एजुकेशन है और साथ ही साथ में यहाँ पे सारी चीजें फ्री हैं, 100% फ्री हैं। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई आपके सिबलिंग्स में या रिलेटिव्स में या पीयर ग्रुप में कोई ऐसा है जो हिंदी मीडियम में पढ़ने में सारे कंटेंट को ज्यादा कंफर्टेबल है या उसे ज्यादा अच्छे से हिंदी मीडियम में समझ आता है, तो आप ये चैनल उसके साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। अब यह है ओलंपियाड का डेली का स्केड्यूल। ओके, सो हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पे आपको ओलंपियाड के वीडियोस मिलते हैं, जिसमें सुबह 10 बजे आपको इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, 1 बजे मैथ्स ओलंपियाड, 4 बजे नेशनल साइंस ओलंपियाड, 7 बजे इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड के वीडियोस अवेलेबल होंगे। सो हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे आप अपडेटेड रहें इन वीडियोस के आते ही इनको देखने के लिए। ओके, अब मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, इसके सारे लेक्चर्स 100% फ्री में आपको अवेलेबल कराता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ, जहां पे आपको सारी चीजें 100% फ्री में मिल रही हैं। ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है कुछ वीडियोस देखने के बाद, ना यहाँ पे कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल है। सो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। और इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एमसीक्यूज का अभी इंटरमीडिएट लेवल और हमारा जो एडवांस लेवल जो एक आता है जिसमें अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बचे हैं। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स टू watch these videos and upgrade your knowledge.